अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। In this video, we will discuss question number 1 and question number 2 of October November 2019 paper 2 2। अच्छा जी, question number 1 is from everyday mathematics and question number 2 is from transformation। Okay, let's start question number 1। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अच्छा जी, तानिया owns Tania owns a small business। कोई एक स्मॉल बिजनेस, पहले हम इसके की पॉइंट को हाईलाइट करते रहते हैं। शी हैज 4 employees। एवरी वीक द एम्प्लॉयज ईच वर्क फॉर 7 or 3/4 hours ईच डे। एक दिन में हर एम्प्लॉय 7.75 मीन्स 3/4 मतलब 0.75 आवर्स काम करता है, 7.75 आवर्स काम करता है और वीक में 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, द आवर्ली चार्जेस is 15.20 per hour. Calculate the total amount Tanya pays her 4 employees in 1 week। एक वीक में कितना वो पे कर रही है एक एम्प्लॉय को, हर चारों एम्प्लॉय को। अच्छा जी, सो वन एम्प्लॉय वर्क 7.75 hours each day। She work he or she works the employees work 5 days in a week। So these numbers become total number of hours for each week when you multiply 7.75 by 5 तो ये 7.75 each day एक दिन का काम है एंड देन 5 days काम कर रहा है वीक में, तो टोटल आवर्स कितने बन रहे हैं 38.75। so each employee work 38.75 hours in a week। ओके अच्छा जी, so 38.75 is a working hours for each employee। For one employee there are 4 employees, so multiplied by 4। so 4 employees total कितने hours काम कर रहे हैं 4 employees working 155 hours। okay, the hourly charges for the employees is 15.20। so 15.155 r will be replaced by its charge which is 15.20 15.20। so multiply 155 by 15.20, you will get the answer $2356। तो तानिया जो 4 employees को पे करती है that is $2,356 each week। okay, now this is about A part। the B part is the business made a profit of $25,700 in 2017 and $22,102 in 2018। Calculate the percentage decrease। 2017 में उसका प्रॉफिट था 25,700 और 2018 में उसका प्रॉफिट था 22,102। सो इट मींस इसके जो प्रॉफिट था उसका जो अमाउंट था वो कम हो गया। अब कितना अमाउंट कम हुआ उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम निकालते हैं कि कितना अमाउंट कम हुआ। तो पहले था इसका 25,700, अब हो गया इसका 22,102। तो इसके प्रॉफिट में कितनी कमी आई, लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। 25,700 माइनस 22,102। सो जो इसके प्रॉफिट में कमी आई वो आई 3,598। तो ये इसका वो अमाउंट है जो डिक्रीज हुआ प्रॉफिट में। अब इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका, यू नीड टू मेक अ फ्रैक्शन फर्स्ट। 3598 ये अमाउंट कम हुआ। पहले कितना प्रॉफिट हुआ था 25,000, हमेशा डिनोमिनेटर में प्रीवियस अमाउंट आता है 25,700। इट बिकम अ फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100%।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3598 डिवाइडेड बाय 257, आंसर विल बी 14%। जो उसके प्रॉफिट में कमी आई वो आई 14%। ओके, देन सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, she must add 8% sales tax टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ जॉब। जो भी इनिशियल कॉस्ट होगी जॉब की उसके अंदर ये पहले 8% सेल्स टैक्स ऐड करती है। देन आफ्टर एडिंग 8% सेल्स टैक्स, देन शी एड्स 15% टू द कॉस्ट। जो भी कॉस्ट उसकी बनी उसके अंदर वो 15% ऐड करती है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। जो भी कॉस्ट बनी थी उसमें वो 15% कॉस्ट में ऐड करती है। ओके, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द चार्ज टू चार्ज अ क्लाइंट। जो भी ये दोनों चीजें मिलके जो आंसर बनता है वो उतना वो अमाउंट चार्ज करती है क्लाइंट से। 8% सेल्स टैक्स, फिर उस 8% सेल्स टैक्स के बाद 15% जो कॉस्ट बन रही है वो उसमें ऐड करती है। तो ये वो अमाउंट है जो वो क्लाइंट से चार्ज करती है। तानिया चार्ज वन क्लाइंट अ टोटल ऑफ 465.75 फॉर अ जॉब। एक क्लाइंट से उसने इतना अमाउंट चार्ज किया, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल इनिशियल कॉस्ट मालूम करने का कह रहा, लेट सपोज द इनिशियल कॉस्ट इज एक्स। हमें नहीं पता इनिशियल कॉस्ट एक्स है। जो इनिशियल कॉस्ट होती है इट्स 100%। अब उस 100% में टैक्स जो भी ऐड होता है वो 100% में ऐड होता है। तो 100% में जब आप 8% ऐड करेंगे टैक्स, तो इट बिकम वन इनिशियल कॉस्ट बिकम 108% ऑफ एक्स। 108% of x means 108% means 1.08 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x। तो ये हो गई सेल्स टैक्स, ये आ गया सेल्स टैक्स। फिर इस सेल्स टैक्स के बाद जो भी कॉस्ट बनी है इसमें ये 15% अपना प्रॉफिट मैनेज करती है, 15% सेल्स टैक्स पे ये ऐड करती हैं। तो 15% ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115% ऑफ वट एवर द न्यू अमाउंट इज 1.08x। सो 15% 1.15, 15% मीन्स 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.15 ऑफ मतलब 1 मल्टीप्लाई 1.08x। तो ये वो चार्जेस है जो किसी भी क्लाइंट से लेती है इनिशियल कॉस्ट पे। एक क्लाइंट से इन्होंने चार्ज किया अ टोटल 465.75। ठीक है, अब इस क्लाइंट की इनिशियल कॉस्ट क्या थी? इनिशियल कॉस्ट हमने कंसीडर की थी एक्स। तो आपने यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स विल बी इक्वल टू 465.75 डिवाइडेड बाय 1.08। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। सो लेट्स डिवाइड देम। 465.75 divided by 1.08 multiply 1.15. Its answer is $375. The initial cost was $375 और इसने चार्ज कितना किया? $465.75। तो ये इनिशियल कॉस्ट थी और ये जो चार्ज किया था 465.75 फॉर अ जॉब, वो उसकी टैक्स और 15% इजाफी लगाने के बाद की टैक्स थी। ठीक है, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इनिशियल टैक्स। अच्छा, यहाँ पे दो बार टैक्स लग रहे हैं तो इस तरह से एक कंडीशन होती है। नॉर्मली जब एक बार ऐड होने के बाद प्रीवियस अमाउंट मालूम करते हैं तो हम रेशियो बना के करते हैं, जो मैंने इससे पहले के क्वेश्चंस में डिस्क्राइब किया हुआ है। इस पूरे टॉपिक की वीडियो अपलोड है, अगर आपको और क्वेश्चन देखने हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के तो वो आप चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा जी, देन क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट्स हाईलाइट द क्वेश्चन। इन्वेस्ट किया मतलब इसका प्रिंसिपल है $8500, किस रेट पे? 3.1% पर ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल बाद उसने शी टेक्स $9300 फ्रॉम द अकाउंट टू बाय अ न्यू इक्विपमेंट फॉर द बिजनेस। कैलकुलेट हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन द अकाउंट आफ्टर बाइंग द न्यू इक्विपमेंट्स। अच्छा जी, सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस r over 100 whole power n. A is for amount. A stand for amount.
amount means principal including interest. P stand for principal, जो भी चीजें वो डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. R stand for rate and N stand for time. एक चीज का ख्याल रखना है, रेट और टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए. अगर रेट ईयरली है तो टाइम को भी ईयर में होना चाहिए. अगर रेट मंथली है तो टाइम को भी मंथली होना चाहिए. प्रिंसिपल इज द इन्वेस्टमेंट विच शी इन्वेस्ट. इट वाज 8500. R means rate. It was 3.1% upon 100. Time means 5 years. 5. कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीजें. 8500 ब्रैकेट 1 प्लस फ्रैक्शन 3.1 divided by 100 bracket close whole power 5. The amount become 9901.76. अब 5 साल बाद उसके बैंक में जो उसने इन्वेस्ट किया है उसके पास ये अमाउंट होगा. अब इस अमाउंट में से इसने अपने नए इक्विपमेंट्स के लिए 9901.76 ये इसका अकाउंट में अमाउंट रखा है. अब इस अमाउंट में से इसने न्यू इक्विपमेंट्स के लिए $9300 निकाले. $9300 इसने निकाले. तो माइनस करता हूं, माइनस 9300. तो अब इसके जो अकाउंट में पैसे बचे, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है 601.76. दिस इज द अमाउंट रिमेन इन द अकाउंट. ये क्वेश्चन की डिमांड थी. हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन द अकाउंट. तो टोटल अमाउंट इसका बजट बना था 5 साल के अंदर इंटरेस्ट मिलने के बाद 9901.76. और उसने इक्विपमेंट्स इतने के परचेज किए 9300 के. तो रिमेनिंग अमाउंट बचा अकाउंट में 601.76. ओके, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं. आप ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस इसके अलावा भी देख सकते हैं. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. हम ये डिस्कस करते हैं, बाकी आप लोग देखिएगा. आपके पास ट्रेपेजियम ए, बी एंड सी बना हुआ है. शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप बी बाय अ रिफ्लेक्शन. उसने बता दिया है कि ये रिफ्लेक्शन है. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन. रिफ्लेक्शन लाइन का जो की पॉइंट होता है वो उसकी लाइन होती है. अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो और इमेज नीचे हो, ए ऑन टू बी का मतलब होता है ए आपका ऑब्जेक्ट है और बी आपका इमेज है. ओके, ए इज योर ऑब्जेक्ट एंड बी इज योर इमेज. अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और इमेज नीचे हो तो इसका मतलब आपकी जो रिफ्लेक्शन लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी. जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे हो और इमेज राइट पे हो तो इसका मतलब होता है आपकी जो रिफ्लेक्शन लाइन है वो वर्टिकल बनेगी. ओके, तो राइट नाउ ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है तो इसकी रिफ्लेक्शन लाइन जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी. अब इसका सेंटर पॉइंट निकालना होगा. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज है ये, इसका सेंटर क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज का सेंटर है ये. तीसरे वाले ऑब्जेक्ट और तीसरे वाले इमेज का सेंटर है अगेन ये. और काउंट भी कर सकते हैं आप, काउंट करके आप सेंटर निकाल लें तो ये 2 आपको सेंटर मिल रहे हैं. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की जो बीच की लाइन है वो है ये लाइन. इस लाइन स्केल से बनाना है आपने. द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -1. So the demand of the question is to write down the equation of the line. The equation of the line which reflect triangle A on trapezium A onto trapezium B is y is equal to -1. This is the equation. Okay. Describe fully single transformation that maps triangle A onto triangle C. Triangle A onto triangle C को जो describe करना है आपने. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle C. अच्छा, ट्राइंगल ए और ट्राइंगल सी के साइज में फर्क आ रहा है.
जब ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क आए, अच्छा जी, जब ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क आए, इट मींस इट्स एन एनलार्जमेंट। क्या मतलब होता है इसका? कि ये एनलार्जमेंट है। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है ये क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट का आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इट्स एन एनलार्जमेंट। अब एनलार्जमेंट के की पॉइंट्स क्या होते हैं? एनलार्जमेंट का आपको 1 मार्क मिल जाएगा, बाकी मिलेंगे इसके की पॉइंट्स के मार्क्स। अब की पॉइंट्स क्या होते हैं एनलार्जमेंट के? एनलार्जमेंट के की पॉइंट्स होते हैं सेंटर और उसका स्केल फैक्टर। अच्छा जी, सेंटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसका करस्पॉन्डिंग इमेज है, ये कॉमन जो आइडेंटिकल ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ये। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट और इसका, इसको मैं क्रॉस से शो करता हूं, और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये इमेज। इनको आप ज्वाइन करेंगे स्केल से। इनको आप ज्वाइन करेंगे स्केल से। अच्छा जी, इसका जो तीसरा पॉइंट है, जैसे ये और ये ज्वाइन हो गए। अच्छा सॉरी, मैंने गलत ज्वाइन कर दिया, क्रॉस को क्रॉस से ज्वाइन करना था। क्रॉस को क्रॉस से ज्वाइन करना था। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपने। ओके, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मुझसे एक गलती हो गई थी, आपने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, जैसे मैंने इसको स्क्वायर से शो कर दिया, और ये चलो इसको मैं दोबारा से डिस्क्राइब करता हूँ ए बी सी डी लगा के। फॉर एग्जाम्पल ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ए का इमेज होगा ये, इमेज ऑफ ए, ये बी का इमेज होगा, ये सी का इमेज होगा, और ये ए के ऊपर डी का इमेज होगा। तो आपने ए को ए से ज्वाइन करना है, बी को बी से ज्वाइन करना है, और सी को सी से ज्वाइन करना है। माने ए को ए के इमेज से करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को ज्वाइन करना होता है सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। टेक्स टाइम, स्केल मुझे होल्ड नहीं हो रहा। ए और ए के इमेज को ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से बी और बी का इमेज ज्वाइन होगा, बी और बी का इमेज ज्वाइन हो गया। इसी तरह से सी और सी का इमेज ज्वाइन होगा, ये टच की वजह से हैंडल करने में मुश्किल हो रहा है, आप लोग आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सी और सी का इमेज ज्वाइन होगा और डी का इमेज ज्वाइन होगा। ठीक है, तो आप अगर 3 भी कर दें उससे भी पॉइंट मिल जाता है, लेकिन हम लोग चारों कर देते हैं। डी और डी का इमेज ज्वाइन हो गया, तो ये चारों पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल ऑब्जेक्ट, द लाइन विच ज्वाइन द ऑब्जेक्ट और इमेज आर इंटरसेक्टिंग। तो ये जो पॉइंट आया आपका, जहां पे ये सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -3, 2, दिस इज कॉल्ड
द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, जहां पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. दिस इज द वे टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. देन स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे लेंथ ऑफ इमेज माने ए डैश और डी डैश अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. ए डैश डी डैश का करस्पॉन्डिंग लेंथ है ए डी. तो ए डैश डी डैश 1 2 3 4 5 6 6 और ए डी 1 2 2, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, जो ट्रेपेजियम ए था और ट्रेपेजियम सी जो है, इनकी डायरेक्शन चेंज है. जब डायरेक्शन चेंज होती है तो स्केल फैक्टर नेगेटिव हो जाता है. 2 1 2 3, तो स्केल फैक्टर आया -3. ओके, सो दिस इज द वे टू डिस्क्राइब द enlargement फिगर्स. अगर enlargement की कोई फिगर्स आ जाए तो आपने इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना है. अच्छा जी, नाउ द लास्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स है जो कि टी से रिप्रेजेंट हो रहा है. टी मैप्स ए ऑन टू डी. टी मैप्स ए ऑन टू डी. ड्रॉ एंड लेबल शेप डी. डी आपने बनाना है. ए आपका ऑब्जेक्ट है. ए ट्रेपेजियम ए ऑन टू ट्रेपेजियम डी. ट्राइंगल मेंशन होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में. कभी कभी ट्रेपेजियम आ जाता है तो बार बार ट्राइंगल नाम इसलिए आ रहा है. तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इमेज. अब मैट्रिक्स आपके पास गिवन है -1 0 0 -1. ऑब्जेक्ट आपका है ए. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -5. ए में 4 वर्टेक्स है ए बी सी डी. ए के कोऑर्डिनेट हैं -6 और 3. -6 और 3. इसी तरह से बी के वर्टेक्स है -5 और 2. -5 और 2. सी के वर्टेक्स हैं इसी तरह से -5 और 1. -5 एंड 1. और डी के वर्टेक्स हैं -6 एंड 1. -6 एंड 1. ना इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा ए बी सी डी. तो ए का इमेज आ गया, बी का इमेज आ गया, सी का इमेज आ गया, डी का इमेज आ गया. फिर इनको आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है. प्लॉट करने के बाद जो आंसर आए, जो प्लॉट करने के बाद उनको लाइन से ज्वाइन करना है. जो इमेज बनेगी वो आपका होगा ट्रेपेजियम डी. वो आपका आंसर होगा. सो दिस इज द वे टू फाइंड द इमेज बाय यूजिंग मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के थ्रू इमेज फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस में अपलोड करूंगा. होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.